हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गुट निरपेक्षता के बारे में। क्या पढ़ाने वाला हूँ आज आपको मैं गुट निरपेक्षता के बारे में। गुट निरपेक्षता शायद आपने पहले भी नाम सुना होगा और नाम से भी समझ में आता है कि गुट निरपेक्ष यानी कि किसी भी गुट में ना होना या गुट से अलग होना या गुट से निरपेक्ष गुट के मामले में निरपेक्ष रहना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुट निरपेक्षता के बारे में, गुट निरपेक्षता आंदोलन के बारे में। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। इंग्लिश में इसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। इसलिए इसका एक शॉर्ट नाम है नैम। ठीक है, इसे नैम के नाम से भी जानते हैं। नैम क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? नैम क्या है? देखिए, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये दौर है शीत युद्ध का, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। और ये दोनों ही खेमे, दोनों ही गुट, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों ही गुट ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और अपनी इनकी जो लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है या दादागिरी की लड़ाई है या हम कह सके वर्चस्व की लड़ाई है, उस लड़ाई में एक गुट के रूप में हर देश को शामिल करके अपने गुट को बड़ा करना चाहते हैं। इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि जो देश ताजा आजाद हुए हैं, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र हुए हैं, उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद चखना है जिसे वो नहीं चख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो किसी एक बड़े गुट में शामिल हो जाएंगे तो वह उस बड़े देश के पिछलग्गू बन जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं या मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर पाएंगे और उनके बारे में स्वतंत्र राय नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका गुट का जो नेता, उनके ग्रुप का जो नेता होगा, वो जिस विवाद पर या जिस विषय पर यदि कोई स्टैंड लेता है तो मजबूरन उसके गुट के सभी सदस्य देशों को उसी स्टैंड पर रहना होगा, चाहे वह उस निर्णय से इत्तेफाक रखता हो या ना रखता हो, सहमत हो या ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब स्वतंत्र जो राष्ट्र नए हुए थे, वह एशिया के राष्ट्र थे, अफ्रीका के राष्ट्र थे या लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र थे, उस दौर में जो नए राष्ट्र अमीर हो रहे थे, जो नए राष्ट्र उदय हो रहे थे, जो नए राष्ट्र जन्म ले रहे थे या स्वतंत्र हो रहे थे, वो चाहते थे कि हमें जो आज़ादी मिली है उसका हम सही ढंग से प्रयोग करें और उसको अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखें। और वो नहीं चाहते थे कि हमने जो गुलामी में जिया है वैसी ही जिंदगी या वैसा ही व्यवहार अब हम आज़ाद होने के बाद भी करें। इसलिए वो उन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। ऐसे ही एक देश में नाम आता है भारत का। भारत भी उन देशों में से था जो ये चाहता था कि वह किसी भी गुट में शामिल ना हो। ना तो वह रशिया की तरफ जाना चाहता था और ना ही वह अमेरिका की तरफ जाना चाहता था। इसके पीछे बहुत से कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह है कि भारत बहुत दिनों बाद आज़ाद हुआ था, बहुत सालों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, तो वह स्वतंत्रता चखना चाहता था, स्वतंत्र अपनी विदेश नीति को चलाना चाहता था, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहता था, अपने जो विचार है उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक रखना चाहता था, जो अपनी राय है उसे स्वतंत्रता पूर्वक समाज में, अंतर्राष्ट्रीय समाज में रखना चाहता था। तो इस कारण वह किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा भी एक कारण था, जैसे कि आर्थिक रूप से हम कमजोर थे। हम चाहते थे कि रशिया और अमेरिका दोनों से ही आर्थिक सहायता लेकर हम अपने देश का विकास करें। यदि किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो यह मुश्किल हो सकता था, क्योंकि एक गुट में शामिल होने के बाद दूसरा मदद नहीं करता। इसका एक और कारण था, हम मान लीजिए
मान लीजिए हम अमेरिका के गुट में चले जाते, क्योंकि हम उदारवादी लोकतांत्रिक देश हैं, एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश हैं, और जो हमारी जो शासन प्रणाली है वो साम्यवादी कतई नहीं है। हमारी जो शासन प्रणाली है वह इंग्लैंड और अमेरिका के समीप जाती है, तो हमें इस लिहाज से तो अमेरिका की तरफ हो जाना चाहिए था वैचारिक रूप से, मगर हम जानते थे कि हमारा पड़ोसी एक साम्यवादी देश है चाइना, और जो रूस का समर्थन करता है और रूस के गुट का देश है, सदस्य है। तो हमें इस बात का खतरा था कि अगर हम अमेरिका के गुट में शामिल हो जाते हैं तो शीत युद्ध का अखाड़ा कहीं हम दोनों ही देश ना बन जाए, हमारा देश ही ना बन जाए, इसलिए हम अमेरिका के साथ नहीं जा सकते थे। सोवियत संघ के साथ जाना हमारी वैचारिक कमी को दिखाता, हमारी वैचारिक सोच को दिखाता है कि हम वैचारिक रूप से साम्यवादी खेमे के साथ नहीं जा सकते थे। और इसकी वजह यह भी था कि पाकिस्तान को फिर सपोर्ट ज्यादा मिल जाता अमेरिका का, जो हमारा पैदाइशी दुश्मन है, ठीक है। तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम इस खेमे में चले जाएं। तो इसके कई कारण हैं, हम किसी भी खेमे में नहीं गए, इसलिए हम एक स्वतंत्र छवि बनाकर रखना चाहते थे। इसी सिलसिले में पहली मीटिंग होती है 1947 में भारत में एशियाई देशों की, जो ये कहते हैं कि हमें एक ऐसा संघ बनाना चाहिए जो विकासशील देशों का या नव उदित राष्ट्रों का ऐसा समूह होना चाहिए जो इस शीत युद्ध से बाहर रहे। इसी सिलसिले में एक दूसरी बैठक होती है, दूसरा सम्मेलन होता है, एक बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग एक जगह है, वहां पर 1955 में एक सम्मेलन होता है, और वहां पर यह तय किया जाता है कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो दोनों ही गुटों से दूर रहे, यानी कि एक प्रकार से नैम की भूमिका, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका तैयार की जाती है बांडुंग सम्मेलन 1955 में। और इसी भूमिका के आधार पर 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कर दी जाती है। नेहरू, नासिर और टीटो, ये तीन नाम हैं। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो, ये जो तीन बड़े बड़े नेता हैं युगोस्लाविया और इंडिया और मिस्र के, इन तीन देशों के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर 1961 में नैम आंदोलन की शुरुआत करी, और उसमें उसके कुछ लक्ष्य रखे, उसकी कुछ शर्तें रखी, उसके कुछ विशेषताएं बताई कि इनके आधार पर कोई राष्ट्र नैम का सदस्य होगा, और एक नैम का सदस्य ये राष्ट्र हो सकता है, और नैम का क्या एक्चुअल में मीनिंग है इसके बारे में बताया गया। तो देखिए, नैम का अर्थ जान लीजिए। नैम का अर्थ जानना है तो उससे पहले ये जान लीजिए कि नैम का अर्थ क्या नहीं है। देखिए, कुछ अवधारणाएं हैं जिसके बारे में बताया गया है कि इसे नैम नहीं कहा जाएगा, नैम का मतलब ये नहीं लगाया जा सकता, यानी कि इन 6 अवधारणाओं को नैम के मतलब के रूप में, नैम के अर्थ के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये गलत है, नैम का अर्थ ये नहीं है। मैं आपको बारी बारी से सारे अर्थों को कंडेम करके बताऊंगा। अलगाववाद, कुछ लोग कहते हैं गुट निरपेक्षता का मतलब है अलगाववाद, यानी कि दोनों गुटों से अलगाव, किसी से भी अलगाव मत रखो। बट यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, हम अलगाव की नीति नहीं, हम लगाव रखना चाहते हैं, मगर दोनों गुटों से समान रूप से लगाव रखना चाहते हैं, दोनों गुटों से समान रूप से संबंध बना के रखना चाहते हैं, हम दोनों से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते। गुट निरपेक्षता का यह मतलब है। अप्रतिबद्धता, यानी कि किसी भी देश के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, बिल्कुल गलत है। हम दोनों देशों के साथ समान रूप से प्रतिबद्ध रहना चाहते हैं। तटस्थता, तटस्थता का मतलब होता है 2 लोग लड़ रहे हैं, तुम बस देखते रहो दूर खड़े होके, ठीक है, यानी कि युद्ध की स्थिति में तटस्थ हो जाना। लेकिन हम कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश कहते हैं कि नहीं, हम तटस्थ नहीं रहेंगे, हम सक्रिय भूमिका निभाएंगे युद्ध को शांत करने में। क्या कह रहे हैं? युद्ध को शांत करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, हम तटस्थ नहीं रहेंगे, चुपचाप दूर खड़े देखते नहीं रहेंगे, हम तटस्थ नहीं रहेंगे, हम सक्रिय भूमिका निभाएंगे युद्ध को शांत करने में। तटस्थीकरण, तटस्थीकरण का मतलब होता है, देखो तटस्थता का मतलब है युद्ध के समय ही तटस्थ रहना। तटस्थीकरण का मतलब है कि सदैव हर स्थिति में
किसी भी स्थिति में तटस्थीकरण की नीति होगी हमारे देश की। हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी देश के साथ नहीं जाएंगे, हम हमेशा तटस्थ रहेंगे, जन्मजात तटस्थ रहेंगे स्विट्जरलैंड की तरह। लेकिन ये भी गलत है कि हम हमेशा तटस्थ नहीं रहेंगे, हमारी तटस्थीकरण की कोई नीति नहीं है। हमारी नीति तो सक्रिय सकारात्मक सक्रियता की नीति है। हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता दिखाना चाहते हैं, हम सक्रिय रहना चाहते हैं, हम निष्क्रिय नहीं रहना चाहते, हम तटस्थीकरण के नाम पर अलग नहीं रहना चाहते, हम शामिल होना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन एक स्वतंत्र और निर्णायक भूमिका के रूप में। एक पक्षवाद, देखिए ये कहते हैं कि ये एक पक्षवाद का समर्थक है, दोनों से एक अलग ही पक्ष बना रहे हैं अपना, यानी कि एक प्रकार से ये एक तीसरा गुट बन रहा है। जी नहीं, ये कोई तीसरा गुट नहीं है, ये कोई तीसरा पक्ष नहीं है, ये कोई एक अलग से पक्ष नहीं है, कोई तीसरा गुट नहीं है, ये बस दोनों गुटों से अलग रहने का एक विचार है, एक आंदोलन है, ये कोई तीसरा गुट नहीं है, यानी कि ये कोई गुट नहीं है। असंलग्नता, असंलग्नता का मतलब है कि पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो चल रहे हैं दोनों गुटों के बीच जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे असंलग्न रहना, उनसे दूर रहना, ऐसा भी नहीं है। हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संलग्न रहना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो समस्याएं हैं पूरे विश्व की, उन समस्याओं में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहते हैं और उनके समाधान को हम उनके समाधान को हम करना चाहते हैं और उसमें सक्रिय योगदान देना चाहते हैं उनके समाधान में। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम असंलग्न भी नहीं है, लेकिन बस बात सिर्फ इतनी है कि हम गुट निरपेक्षता का पालन करते समय हम सक्रियता रखना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, मगर किसी भी गुट में शामिल हुए बगैर, यानी कि किसी भी बड़ी सैनिक गुट के साथ कोई सैनिक संधि किए बगैर, यानी कि हम यानी कि नैम के सदस्य, गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य चाहते हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं और स्वतंत्र रूप से निभाएं और हमें किसी के दबाव में कार्य ना करना पड़े। ये है इसकी अर्थ और परिभाषा, यानी कि इस अर्थ और परिभाषा में असंलग्नता, अपक्षपात, तटस्थीकरण, तटस्थता, अप्रतिबद्धता या अलगाव के लिए कोई जगह नहीं है। यह तो बस सकारात्मक संलग्नता चाहता है, सकारात्मक भूमिका चाहता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पक्षपात के। ठीक है, ये है इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। अब बात कर लेते हैं हम कि इसकी शर्तें क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन व्यक्ति शामिल हो सकता, कौन सा देश शामिल हो सकता है। देखिए, सबसे पहली इसकी जो शर्त है वो यही है कि जो इसका सदस्य होगा गुट निरपेक्ष का, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। यानी कि दो गुट थे, साम्यवादी और पूंजीवादी, किसी भी गुट में अगर कोई देश शामिल होगा उसे इसका सदस्य नहीं बनाया जाएगा। यानी कि दो गुटों के देखो सैनिक संगठन कौन कौन से थे, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, यानी कि इनमें से जो भी सदस्य, इनका सदस्य होगा, जो भी देश, वो इसका सदस्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सैनिक संगठन थे, इनमें शामिल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सेंटो का सदस्य था, तब तक उसे गुट निरपेक्षता आंदोलन की सदस्यता नहीं मिली। जब उसने सेंटो का ग्रुप छोड़ दिया, तब उसे गुट निरपेक्षता आंदोलन की सदस्यता मिल गई। स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता होना चाहिए देश को, यानी कि उसकी स्वतंत्र नीति होनी चाहिए, विचलन नहीं होना चाहिए किसी बड़े देश का। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों का समर्थन करता होना चाहिए उसे, यानी कि जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन होते हैं, जैसे भारत में हुआ था राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन 1885 के टाइम से, जो कांग्रेस के टाइम से लेकर पूरा 1947 तक चला था, वो जो राष्ट्रीय आंदोलन था। ऐसे जिस भी देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हो स्वाधीनता के लिए, उन सभी देशों के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों का समर्थन करता हुआ होना चाहिए उस देश को। किसी बड़ी शक्ति के साथ कोई सैनिक संधि नहीं की जानी चाहिए, यानी कि सैनिक गुट में शामिल नहीं हो और सैनिक संधि भी नहीं की जानी चाहिए किसी बड़ी शक्ति के साथ, जैसे कि रूस और अमेरिका जैसे किसी देश के साथ। अब हम बात कर लेते हैं इसके उदय के क्या कारण थे। गुट निरपेक्ष
आंदोलन को बनाने के क्या कारण थे? देखिए शीत युद्ध का दौर था, मैं आपको बता ही चुका हूं। शीत युद्ध का दौर था, देश नए नए आजाद हो रहे थे और कुछ हो चुके थे, वो पिछलग्गु नहीं बनना चाहते थे। यानी कि शीत युद्ध इसका एक मेन कारण था। शीत युद्ध में दोनों शीत युद्ध की जो देश शीत युद्ध की आग से बचना चाहते थे वो अलग रहे। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था, भैया या तो इसमें जाओ या इसमें जाओ, अगर वो एक गुट के साथ जाते तो दूसरा गुट दुश्मन हो जाएगा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी कि भैया हमें स्वतंत्र रहना है, और दूसरा स्वतंत्रता की लालसा भी थी। सैनिक गुटों के प्रभाव में ना रहना, जो देश नए आजाद हुए थे वो किसी सैनिक गुट के प्रभाव में नहीं रहना चाहते थे और अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी स्वतंत्र नीति फॉलो करना चाहते थे। उनके लिए जरूरी था कि वो इन गुटों से अलग रहें और नैम जैसे किसी आंदोलन का हिस्सा हो जाएं। स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन करने की अभिलाषा, देखिए या तो आप किसी गुट में शामिल हो जाते, पर शामिल होने के साथ ही आपकी स्वतंत्र विदेश नीति की अभिलाषा समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि तुम्हें जिस देश के पिछलग्गु बनते, उस जो वो स्टैंड लेता उसी पे आपको स्टैंड लेना पड़ता और आप स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं कर पाते। आर्थिक कारण मैं बता चुका हूं कि दोनों गुटों से वो क्या कि अगर किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरे गुट के देश उसे आर्थिक और तकनीकी सहायता नहीं देते, जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। जो नए राष्ट्र आजाद हुए थे, क्यों? क्योंकि वो बहुत तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर देश थे, उन्हें मदद चाहिए थी। अमेरिका, रशिया, इनकी मदद चाहिए थी, इंग्लैंड जैसे देशों की आर्थिक रूप से। तो उसे प्राप्त करने के लिए वो किसी भी गुट में शामिल होने के बजाय गुट निरपेक्षता की नीति को उन्होंने अपनाना उचित समझा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के संगठन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे अब हम? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संगठन की। तो इसकी अगर हम बात करें संगठन की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर हम संगठन की बात करें तो इसके संगठन के 3 स्तर हैं। ठीक है, एक तो है समन्वय ब्यूरो। समन्वय ब्यूरो एक तरीके से इसका कार्यकारी संगठन, एक प्रकार से इसकी सरकार का, जैसे कोई समिति होती है जो कार्यकारी होती है, जो सारा काम संभालती है, वो जो डिसाइड करती है कौन से मुद्दे रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखती है। एक प्रकार से जो काम करती है, जिसमें अधिकारी बैठते हैं, वो है समन्वय ब्यूरो। और दूसरा है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। सम्मेलन 2 प्रकार के होते हैं, एक विदेश मंत्रियों का और एक शिखर सम्मेलन। देखिए विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है वो शिखर सम्मेलन के जस्ट पहले होता है, और उसमें प्रत्येक सदस्य देश के विदेश मंत्री शामिल होते हैं, और शिखर सम्मेलन में क्या मुद्दे रखे जाएं ये निर्धारित किया जाता है विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में। शिखर सम्मेलन क्या है? देखो शिखर सम्मेलन होता है प्रत्येक 3 वर्ष बाद। गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष बाद होते हैं। पहला कब हुआ था? 1961 में जब स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन होते हैं, जिसमें देश का राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेता है और विदेश मंत्रियों द्वारा तय किए गए मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। पहला शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड 25 सदस्यों के साथ हुआ था। आया समझ में? पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, और ये 1961 की बात है, और इसमें 25 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यानी कि उस शिखर सम्मेलन में 25 सदस्य देशों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत में कब हुआ था? देखिए 7वां जो शिखर सम्मेलन है, 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में भारत में हुआ था। भारत में 1983 में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 101 कैंडिडेट थे। और लेटेस्ट, अभी तक का जो अंतिम लेटेस्ट, वो कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है? वो हुआ है 18वां। यानी कि अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ना। 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां है ये, 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, इसमें 120 सदस्य थे। कितने? 120 सदस्य थे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात और संगठन की बात। अब कोई आदमी ये कहे कि भैया ये जब बनाया गया था तो 2 गुट हुआ करते थे उस टाइम पे, शीत युद्ध का दौर था, वो सोवियत संघ और अमेरिका जैसे 2 गुट हुआ करते थे।
उस टाइम पे इसे बनाया गया था। लेकिन आज तो सोवियत संघ टूट गया है, अब तो विश्व में दो गुट ही नहीं है, सिर्फ एक ही ताकतवर देश है और वह है अमेरिका। तो अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या जरूरत है? जब दो गुट ही नहीं रहे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या औचित्य है, क्या प्रासंगिकता है? तो इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लग गए हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद, एक गुट के विघटन के बाद, कि अब इसकी क्या जरूरत, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। तो अब इसकी जो प्रश्न चिन्ह है उसका जवाब देते हुए कुछ विद्वानों ने कुछ कार्य निर्धारित करे हैं। किसके लिए? नैम के लिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए कुछ कार्य निर्धारित किए हैं कि बोला कि इन कार्यों को करने के लिए अभी भी इसकी प्रासंगिकता है। ये जो कार्य है इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है या कर सकता है, जिसके लिए इसकी प्रासंगिकता अभी बनी हुई है। तो वो लोग उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे थे, जो कह रहे थे कि अब शीत युद्ध ही समाप्त हो गया तो इसे भी समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि शीत युद्ध के कारण ही ये बना था। तो कह रहे हैं कि अब इसकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। जैसे कि नियो की मांग करना, नियो क्या है? नियो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, ठीक है, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, इसकी मांग करना। यानी कि अभी तक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय या आर्थिक संस्थाएं हैं उनमें यूरोप और अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व है। अभी भी विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थाएं हैं उन सब में, या अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो ऑर्डर हैं, या विश्व व्यापार संघ जैसे जो संस्थाएं हैं, उनमें क्या है? उनमें अभी तक वर्चस्व है किनका? अमेरिका का या यूरोपीय राष्ट्रों का, या हम कह सकते हैं डेवलप कंट्रीज का। तो अब ये जो देश हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ज्यादातर विकासशील देश हैं, वो चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बदला जाए, उसमें विकासशील देशों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। चूंकि नैम के जितने भी सदस्य हैं उनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो नवोदित, यानी कि नए नए जो स्वतंत्र हुए थे, और जो नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे वो ज्यादातर गरीब थे, विकासशील थे, अविकसित थे। और वो उन देशों की मांग क्या है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंजेस लाए जाएं। यानी कि इन्हें किसकी मांग है? चेंज करने की मांग है, नियो को चेंज करने की मांग है। तो इसकी मांग को ये संगठन नैम, गुट निरपेक्ष, बहुत अच्छे तरीके से उठा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर वही देश हैं जो इस चीज की डिमांड करते हैं, यानी कि नियो की मांग करते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग करते हैं। आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव, ज्यादातर देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के निशस्त्रीकरण की बात करते हैं। भारत भले ही परमाणु संपन्न देश है मगर वह पूर्ण आणविक निशस्त्रीकरण की बात करता है। इसकी पूर्ण, यानी कि पूरी दुनिया में से परमाणु हथियारों को खत्म कर दिया जाए। भारत इस बात के लिए सहमत है, लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ लोगों के पास हथियार रहे और बाकी सब खत्म कर दे, मतलब संपूर्ण रूप से खत्म कर दिए जाए, किसी के पास ये हथियार नहीं होने चाहिए। भारत भी इसके लिए सहमत है और इसका दबाव बना रहा है पूरी दुनिया पर। क्यों? क्योंकि ये हथियार विध्वंसक है, पूरी मानव जाति का नाश कर सकते हैं। दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो देश हैं वह गरीब देश है, ज्यादातर अविकसित देश हैं, और अविकसित देशों को दक्षिण की श्रेणी में रखा जाता है और विकसित देशों को उत्तर की श्रेणी में रखा जाता है। आप ग्लोब पे कभी देखना कि जो ज्यादातर जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह की, वो उत्तरी ध्रुव में आती हैं, और ज्यादातर जो गरीब कंट्रीज हैं वो दक्षिणी ध्रुव में आती हैं। तो होता क्या है कि जो दक्षिण के जो देश हैं विकासशील या अविकसित, तो वो कहता है कि विकासशील और विकासशील देशों को आपस में सहयोग करना चाहिए, यानी कि जो अविकसित या विकासशील देश हैं उन्हें आपस में सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। बजाय जो व्यापार है वह आपस में करना चाहिए गरीब देशों को, बजाय अमीर देशों के साथ। क्यों? अमीर देशों तो क्या शोषण ज्यादा करते हैं गरीब देशों का। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध। देखिए आज के टाइम में विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो चुकी है,
हालांकि रशिया वापस अपनी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है जो 1991 से पहले उसकी थी, लेकिन वर्तमान में जो अमेरिका जो दादागिरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिसको नैम के द्वारा अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत संगठन के रूप में उभर कर सामने आ सकता है यदि इसे पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो सभी देशों का, स्पेशली विकासशील और अविकसित देशों का। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण संवाद के लिए दबाव, यानी कि उत्तर के देश यानी कि अमीर देश, दक्षिण के देश यानी कि गरीब देश, यानी कि ये विकसित और ये विकासशील या अविकसित, इन देशों के संवाद के लिए दबाव डाल सकता है कि भैया आओ बात करो, हमारी जो प्रॉब्लम है, नियो जैसी प्रॉब्लम है नई अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक ऑर्डर की, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, उसे सुनो, उसका कुछ जवाब ढूंढो, इसका कुछ सोल्यूशन करो, इसके लिए दबाव डाल सकता है। नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध, आज जो शोषण के जो तरीके हैं वो आर्थिक आधार पर हो गए हैं। अब ये जो देश है, देश छोटे देशों को गुलाम नहीं बनाते हैं, बल्कि आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाते हैं, राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं बनाते हैं। इस प्रकार के नव औपनिवेशिकवाद का ये पुरजोर खंडन करता है और इसके शोषण का विरोध करता है, और इसके लिए नैम के पास पर्याप्त मंच है। और इन सब चीजों के लिए ये जरूरी है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना रहे। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात और इम्पोर्टेंट बात ये कि यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बदलाव लाने चाहिए, उसमें जो सुपर पावर्स को जो 5 वीटो पावर्स मिले हैं उनको खत्म करने की बात हो, या यूएनओ में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात हो, या उसके नियमों में परिवर्तन की बात हो, तो कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की जो बात हो कि भाई उसे दोबारा से पुनर्गठित किया जाए, उसकी जो बात हो, उसे नैम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से उठाता है। ठीक है, तो ये था आपका नैम यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत मजेदार टॉपिक था। इसको आप जरूर पढ़िएगा पूरे को एक बार, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।